हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज फिर से हम आए हैं अपनी वीडियो लेकर, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी मदद करती है। चाहे आप बैंक के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे डीएसएसबी के दे रहे हैं, चाहे सीयूटी के दे रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम नए क्वेश्चंस लेके आए हैं और डिफरेंट थिंकिंग वाले। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी और इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और जब भी एग्ज़ाम देना है तो एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। ये चीज़ तो अपने मन से नेगेटिविटी निकाल दीजिए कि मेरा एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट जॉब लगना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। ये चीज़ सोच के कभी भी तैयारी मत कीजिए, आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस पूरा अच्छे से 100% होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। नेगेटिविटी नहीं देखनी, आपने ग्लास को आधा खाली नहीं देखना, आधा भरा हुआ। आपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो ये मन में विचार करना है, मतलब पक्का ठान लेना है कि नहीं हम मैं कर ही रहूंगी, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। अगर और कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, आपको अपना प्रॉपर ढंग से अच्छे से टाइम टेबल बना के चलना है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं और उसकी प्लानिंग करके चलनी है। कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, उनको मुझे और पक्का करना है। अपनी डाइट को अच्छे से लेना है, अपनी नींद को जी हाँ प्रॉपर ढंग से लेना है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ 16-17 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। काफ़ी चीज़ों को फॉलो करते हुए मैं आपकी एक और वीडियो इस पर बनाऊंगी कि आपको किस तरह से एग्जाम क्रैक करना है। सिर्फ क्वेश्चंस तो आपने करना ही है प्रैक्टिस, लेकिन साथ साथ और चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूर 101% आपका एग्जाम क्रैक होकर रहेगा। और जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसको कर सकते हैं। अगर आप और वीडियोस देखते हैं कहीं जो आपके काम की नहीं है, तो ये तो आपके काम की वीडियोस हैं। इससे आपका लॉजिकल माइंड अच्छा होता है, तो आपके माइंड की एक्सरसाइज ही होती है। तो ये सभी बच्चों के लिए है, तो आप सभी इसको फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना देर करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग डॉक्टर, मैन एंड एक्टर। अब कौन सी इसमें से फिगर है जो रिप्रेजेंट कर रही है डॉक्टर, मैन और एक्टर के बीच में क्या रिश्ता है। अब सबसे पहले हम सोचेंगे ये पता नहीं क्या है, जिसने नहीं कर रखे उसके लिए तो टफ है, लेकिन जो अगर कॉन्सेप्ट समझ ले तो इसके लिए चुटकियों की बात है। तो अब अगर हम ध्यान से अपने मन में सोचें कि एक मैन, एक इंसान, वो क्या कर सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है और एक्टर भी हो सकता है। लेकिन मैन होना तो जरूरी है कि क्योंकि एनिमल या कोई और तो डॉक्टर और एक्टर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले मैन में से ही हर एक आदमी तो डॉक्टर नहीं हो सकता। तो वेन डायग्राम से हमने क्या करा कि मैन में से ही कुछ लोग डॉक्टर होते हैं और मैन ही, डॉक्टर तो एक्टर नहीं होते सारे, नहीं, इंसान ही उसमें से कुछ इंसान बन जाते हैं एक्टर, कुछ बन जाते हैं डॉक्टर। तो ये फिगर को इस तरह से करके ये है। तो यानी कि डी फिगर हमारी जा रही है। मैं ये भी आपको बताया था कि सिर्फ ये नहीं बताते कि ये करेक्ट ऑप्शन है और कैसे, हम आपको ये भी बताते हैं कैसे है और बाकी के क्यों नहीं है। जिस तरह से आपका और अच्छे से माइंड की एक्सरसाइज आपकी हो जाती है तो दूसरे क्वेश्चंस में भी इस तरह के चांसेस गलतियों के बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब क्या है, ऐसा हो सकता है कि इंसान को अगर मैं ये वाला वेन डायग्राम चूज करूं तो मैन अलग है, डॉक्टर अलग है, नहीं, मैन ही तो डॉक्टर बनेगा। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता कि तीनों अलग अलग हो। अब क्या है कि अगर मैन बड़ा वाला मैं ले लूं, मैन, उसमें से बाकी डॉक्टर बन गए कुछ लोग और एक्टर अलग है, वो कौन है, वो भी तो मैन के अंदर ही आना चाहिए, ये भी हमारा रॉन्ग है। अब अच्छा मैं कहूँ एक मैन डॉक्टर भी है और एक्टर भी है, एक्टर भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ है, नहीं, ऐसा एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। आप एक ही प्रोफेशन ज़्यादातर चूज करोगे, कोई प्रोफेशन होते हैं आप दो साथ ले सकते हो, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर अब एक्टर बनने नहीं जाते हैं। तो क्या है, डी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। ये सबसे 100% क्या है कि इंसान होना जरूरी है, उसके बाद मैन ही कुछ उसमें से डॉक्टर्स बनेंगे और कुछ मैन जो है हमारे एक्टर बन जाएंगे। तो ये फिगर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एट ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल। ए ने ग्रेप्स और पाइनएप्पल खाए, बी ने ग्रेप्स और ऑरेंजेस खाए, सी ने ऑरेंजेस, पाइनएप्पल और एप्पल खाए, डी ने ग्रेप्स, एप्पल और पाइनएप्पल खाए। अब ये फ्रूट्स खाने का बी और सी तो बीमार हो गए, तो उनकी बीमारी का क्या कारण। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस घबराने की चीज नहीं होती। जिस क्वेश्चन में हम ज्यादा डरते हैं वो पूछते ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और उलझाने वाले, कि देखते हैं कि कम टाइम में आप बेस्ट डिसीजन कैसे लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने माइंड को शांत रखना जरूरी है।
हर क्वेश्चन के लिए, कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले हमने फोकस करना है बी और सी बीमार हुए हैं, तो मुझे ए से मतलब नहीं है उसने क्या खाया है। अभी बी और सी ने क्या खाया मैं वो देखने वाली हूँ। बी ने ग्रेप्स खाए हैं, ऑरेंजेस खाए हैं। सी बीमार पड़ा है, सी ने ऑरेंजेस, पाइनएप्पल और एप्पल खाए हैं। अब मैं देखूं अगर बी ने और सी ने दोनों ने क्या चीज कॉमन खाई है। एप्पल इसने खाया तो उसने नहीं खाया, अगर उसने भी खाया होता तो वो भी बीमार होता। एप्पल तो कट हो जाता है, इसमें नहीं है। अब पाइनएप्पल, पाइनएप्पल बी ने नहीं खाया, ये कट हो जाता है। सिर्फ ऑरेंजेस हैं जो सी ने भी खाए हैं और बी ने भी खाए हैं, दोनों में कॉमन है। सी ने भी ऑरेंजेस, बी ने भी ऑरेंजेस खाए हैं। इन दोनों ने एक कॉमन चीज खाई है जिस वजह से बीमार हुए हैं। मैं ए में भी चेक कर लेती हूँ, ए में है ही नहीं ऑरेंजेस, तभी तो ए बीमार नहीं हुआ। तो बी और सी किस वजह से बीमार हुए, ऑरेंजेस खाने की वजह से। अब इसको ये तो अगर आप बार बार सारा पढ़ते कंफ्यूज होते, सिर्फ क्वेश्चन पे जाओ। मेन क्वेश्चन में बी और सी बीमार हुए हैं, तो बी और सी पे मैंने फोकस करा कि उन दोनों ने क्या चीज कॉमन खाई है, कि वो दोनों ही इकट्ठे बीमार हो गए। ऑरेंजेस दोनों में कॉमन था और ये दोनों चीजें नहीं थी। ग्रेप्स इसमें नहीं थे, और ग्रेप्स तो ए ने भी खाया, वो तो नहीं बीमार हुआ, दैट मीन्स ग्रेप्स भी नहीं हो गया था। पाइनएप्पल इसने खाया तो इसने नहीं खाया। तो इसलिए इतना ज्यादा कंफ्यूजन ना करते हुए आपने सिर्फ बी और सी में कॉमन चीज ढूंढनी है। जब भी आए कि 2 जने बीमार हुए हैं या 3 जने, उन दोनों या तीनों ने क्या चीज कॉमन खाई है। तो इस तरह से एक टेबुलर मेथड भी होता है, वो भी आपको सेफ साइड समझा देती हूँ समझने के लिए, कि आपका और थोड़ा सा दिमाग अच्छे से चलेगा। एक टेबुलर मेथड है, अगर आप किसी वजह से डबल श्योर होना चाहते हैं और आपके पास टाइम है तो मैं आपको समझा देती हूँ। एक ए है, एक बी है और एक सी है, 3 जाने हैं। अब क्या क्या है हमारे पास, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, ठीक है। ए ने क्या खाया है, ग्रेप्स खाए हैं और पाइनएप्पल खाया है, यानी कि ये नहीं खाया। बी ने क्या है, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, बस, यानी कि पाइनएप्पल नहीं खाया। सी ने क्या खाया है, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल एंड एप्पल, ग्रेप्स, एप्पल्स, अच्छा इसने एप्पल्स भी खाया, ग्रेप्स, एप्पल्स एंड पाइनएप्पल। एप्पल को भी टिक कर दिया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए ने ग्रेप्स और पाइनएप्पल खाए, ग्रेप्स और पाइनएप्पल, ठीक है। बी ने ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स और ऑरेंजेस, ठीक है। सी ने ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, एप्पल, 3 चीजें हो गई, ठीक है। आफ्टर टेकिंग, और डी, डी ने हमारे क्या खाया है, ग्रेप्स, एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, ग्रेप्स, एप्पल्स और पाइनएप्पल्स, ठीक है। आफ्टर टेकिंग फ्रूट, अब ये हम ध्यान से देखते हैं, बी और सी बीमार हुए, तो इन दोनों ने कॉमन चीज क्या खाई है, कॉमन चीज तो यही ऑरेंजेस खाई है। तो अगर हम इस तरह से सोचो, टेबुलर मेथड से भी कर रहे हैं, नॉर्मली तो कर सकती हूँ मैं, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ने में मुझे ही लगा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो इस तरह से कई बच्चे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, मैंने देखे हैं। तो आपने नोटिस किया कि बार बार उसको पढ़ने में, नोट करने में, समझने में कितनी बार मुझे डाउट हुआ। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। इसी का लाइव एग्जांपल हमने आपको दिखाया है कि क्या करना है, कंफ्यूज ना होते हुए। बी और सी बीमार हुए थे, बस आपने बी और सी के टिक कर देने कि उन्होंने क्या क्या लिया और उसमें से जो कॉमन है बस टिक किया। इतनी देर नहीं लगानी, ये तो सिर्फ आप डबल श्योर होने के लिए, चेक करने के लिए। लेकिन टाइम हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो नहीं होता। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है और अपना टाइम बचाना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 5 स्टूडेंट्स प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा एंड रेयान आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रेयान. सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रेयान एंड आशा. बिटवीन सुनील एंड मैरी, रेयान इज स्टैंडिंग. हु इज फर्स्ट इन लाइन? सबसे पहले हम ये देख लेंगे ऐसे क्वेश्चंस में अगर तो कई सेम अल्फाबेट वाले लेटर हो, जैसे कि प्रिया, प्रियंका, तो हम पी ना लिखें क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है। क्या हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर नाम लिखती हूँ प्रियंका, मैरी, ये कब है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्वेश्चन और टाइम भी मेरा कंज्यूम होगा। तो हम आपको यहाँ पर एक टिप बताने वाले हैं कि मतलब एक तरीका कि जिससे कि थोड़ा टाइम बच सकता है हमारा।
तो अब मैं इसके फर्स्ट अल्फाबेट्स को यूज करूंगी। प्रियंका के लिए पी, मैरी के लिए एम, सुनील के लिए एस, आशा के लिए ए और रेयान के लिए आर, ताकि फटाफट से जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये पांचों लाइन में है। प्रियंका और सुनील स्टैंडिंग है अहेड ऑफ रेयान, रेयान के आगे है। अगर मैं जहां भी रेयान को खड़ा करती हूँ, प्रियंका और सुनील को उसके आगे, यानी कि प्रियंका और सुनील उसके आगे खड़े हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। प्रियंका और सुनील रेयान से आगे हैं, अहेड है, अहेड मीन्स आगे। सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रेयान एंड आशा, रेयान और आशा के बीच में सुनील है, रेयान और आशा के बीच में। अब सुनील बीच में, तो यहाँ पे यानी आशा होनी चाहिए। रेयान और आशा के बीच में सुनील है। ठीक है, आ गया। फिर है बिटवीन सुनील एंड मैरी, सुनील और मैरी के बीच में रेयान खड़ा है। सुनील और मैरी के बीच में, सुनील और मैरी के बीच में, यानी कि रेयान बीच में है तो रेयान यहाँ है, तो यहाँ मैंने मैरी को खड़ा कर दिया। सुनील और मैरी के बीच में रेयान, तो पांचों जने अपने लाइन में खड़े हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट कौन है लाइन में? प्रियंका। एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको। आप क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, दो बातें दिमाग में रखो। अब आप पूरा पूरा लिखोगे प्रियंका, आशा, मैरी, सुनील, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। बस आप ये चेक कर लो कि लेटर्स आपके जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो आपका सेम हो, तो दो लेटर्स यूज कर लो, कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक तो आपका इससे टाइम बचेगा। आप कहीं भी अगर क्वेश्चंस करते हैं तो बस वो आपको फटाफट बताते जाते हैं कि ये आंसर है, मैंने पहले भी बताया कि, लेकिन हम आपको तरीके बताते जाएंगे कि आपको कैसे कैसे टाइम बचाना है, कैसे अपना पेपर इजीली क्रैक करना है। तो इसके लिए चैनल में आपको बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। सबसे पहले मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ एक बारी और, क्योंकि कई बच्चे होते हैं उनको एक बारी में समझ नहीं आता, तो वो रिपीट करके भी देख सकते हैं, और इसलिए मैं भी रिपीट करवा देती हूँ। प्रियंका, मैरी, सुनील, तो 5 जने हैं, लेकिन हमने क्या करने वाले हैं कि प्रियंका और सुनील खड़े हैं रेयान के आगे। थोड़ा मैं लेटर्स में गैप दे के चलूंगी, जैसे मैंने देखा अभी बीच में भी हमें फिट करना था। तो प्रियंका और सुनील खड़े हैं रेयान के आगे, तो जहां मैं रेयान बना रही हूँ वहां पर मैं प्रियंका और सुनील को आगे बनाने वाली हूँ, थोड़ा खुला खुला, कि अगर बीच में कुछ आना भी हो तो आ जाए। तो प्रियंका और सुनील ऊपर है रेयान के। ठीक है जी, हो गई पहली चीज। दूसरी, सुनील इज स्टैंडिंग, सुनील कहाँ है? रेयान और आशा के बीच में। अब सुनील तो बीच में है, दो चीजों के बीच में है। किसके बीच में है? रेयान और आशा। रेयान तो दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि आशा होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब सुनील मेरा आशा और रेयान के बीच में है, ये चीज भी हो गई मेरी। नेक्स्ट, रेयान इज नेक्स्ट है बिटवीन सुनील एंड मैरी, सुनील और मैरी के बीच में रेयान है। सुनील और मैरी के बीच में, सुनील और मैरी के बीच में रेयान है, यानी कि यहाँ मैरी बनानी थी, तभी सुनील और मैरी के बीच में रेयान होता। तो अब पांचों हमारे खड़े हो चुके हैं। कौन सबसे आगे है? ऑब्वियस है प्रियंका। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थोड़ा गैप देंगे तो आपको बार बार कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, इजीली फिट कर पाएंगे अगर कोई बीच में भी खड़ा है, और फर्स्ट लेटर का यूज करके आप टाइम तो सेव कर ही सकते हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चन से अब नो मोर घबराना। तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य गलत है? अब हम देखते हैं हिंदी। हिंदी कई लोगों को तो बहुत इजी लगती है, लेकिन प्राइवेट बच्चे मैं देखती हूँ स्कूल्स के जो होते हैं, उनको हिंदी में ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जो चीज हमें लगता है कि बड़ी इजी होनी चाहिए, उसमें ही छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, जबकि ये सबसे आप टाइम इन्हीं क्वेश्चंस में बचा सकते हैं। मैथ्स में आपको पता टाइम लगता है थोड़ा बहुत, इन क्वेश्चंस को रीड करने में भी लगता है, लेकिन ये हिंदी के क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, इंग्लिश की ग्रामर अच्छी है, तो आप ये टाइम बचा के बाकी क्वेश्चंस में उन्हें कंज्यूम, उस टाइम को कर सकते हैं। कौन सा वाक्य गलत है? अब आप जा सकते हो, ये तो ठीक लग रहा है, अब आप जा सकते हो, भी काम हो गया आपका। मैं किताब पढ़कर ही उठूंगा, जैसे हम कई बार बोलते हैं मैं ये काम कर रही हूँ, मैं तो ये काम कर कर ही उठूंगी, ये भी ठीक है, करेक्ट है, बोलते हैं। मुझे भी कुछ तो बता ही दो। अब ऐसा डाउट सा जा रहा है कि ये गलत है, कि मुझे भी कुछ तो बता ही दो, लेकिन ये है जैसे कि हम सबको काम बता रहे हैं कि तुम ये काम करो, वो काम करो, तो एक बच्चा कह रहा है कि मुझे तो कुछ बताया नहीं, भाई मुझे भी कुछ तो बता ही दो कि मैं वो कर लूँ काम। तो लग तो ये भी ठीक है, लेकिन डाउट जा रहा है, वैसे कर लेते हैं। तुम तुम्हारा काम करो, ये तो ऑब्वियस गलत है। तुम तुम्हारा कभी भी साथ साथ नहीं आता, ये बात आप याद रख लीजिए। तुम तुम्हारा नहीं होता, तुम अपना काम कर लो, यानी कि तुम तुम्हारा नहीं, हम हमारा काम करते हैं। इस तरह से कभी भी आए तो ये गलती ही होती है ज्यादातर। तुम तुम्हारा नहीं होता है, तुम अपना काम कर लो, हम अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम तुम्हारा नहीं है कि तुम अपना काम कर लो, वो भी उनका तुम्हारा के सेंस में जाएगा, पर लिखते नहीं है, तो ये रॉन्ग है। तो ये सेंटेंस और ये हमारा करेक्ट है। मुझे भी कुछ तो बता ही दो भी क्या करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है।
यहाँ पर दो दो सर्वनाम किस तरह से इकट्ठे मर्ज हो रहे हैं, तुम्हारा कोई सेंस नहीं बनती, यहाँ अपना आना चाहिए, ये आप याद कर लो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं अपने, हु हैज टेकन माई बुक सैड क्रिश, टिक द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें रिपोर्टेड स्पीच दे रखी है और करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच के आने चाहिए सारे रूल्स। तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी है मैंने, एक्टिव पैसिव की और ग्रामर की, आप उनमें जाके और डिटेल में भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत तो समझा ही देती हूँ, यहाँ पर अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसके रूल्स काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पर जो जितने रूल्स यूज़ हो रहे हैं वो तो मैं आपको यहीं समझा देती हूँ, बाकी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब है हु हैज टेकन माई बुक सैड क्रिश। अब ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि मतलब इंटेरोगेटिव है आपका सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव में हमें सबसे पहले देखना होता है कि सिंपल सैड नहीं आता है, तो ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है। यानी कि हमें आस्क्ड से बनाते हैं, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम कुछ पूछ रहे होते हैं, इसलिए आस्क्ड से बनेगा। पहला तो बिल्कुल ही क्रॉस हो गया। ये जो एमसीक्यूज होते हैं इसमें तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको थोड़े बहुत रूल नहीं भी याद या थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, तो हम अगर अपना ध्यान से कर सकते हैं कि कुछ रूल्स याद है, उससे भी हम अपने करेक्ट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। सैड तो बिल्कुल नहीं आता, आप ये चीज़ समझ लो कि हाँ भाई क्वेश्चन वाले में आस्क से बनता है। और दूसरी चीज़, क्वेश्चन भी हमारे दो तरह के होते हैं इंग्लिश में। एक ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में होता है, यानी कि हाँ या ना में जवाब दूंगी। जैसे मैं पूछूँ आपको समझ आ रहा है, तो आप कह सकते हैं हाँ या ना। ठीक है, तो फिर मतलब आपको शोर तो नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे हाँ आ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो लेकिन आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन करो। जो पढ़ने वाले होते हैं उनका ध्यान सिर्फ चीज़ समझने पर जाता है, बाकी चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, एक दो तरह के हमारे क्वेश्चन हो गए इंग्लिश में जिनका आंसर यस या नो में होता है, यानी कि हाँ या ना में। वो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से इज से, आर, एम, हैज, हैव से बनाए जाते हैं। आर यू हंग्री, तो हम बोलेंगे यस या नो। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं उनका आंसर यस या नो में होता है। लेकिन जिनका आंसर यस या नो में ना हो और पूरा जवाब देना है, जैसे मैं पूछूंगी व्हाट इज योर नेम किसी बच्चे से, तो वो यस या नो नहीं बोलेगा, अपना नाम बताएगा। तो ये जो WH फैमिली से बनते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हूम, हाउ, इनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो जब आपका क्वेश्चन WH फैमिली से बना हुआ है तब हम यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। इफ या वेदर का यूज हम यस या नो वाले क्वेश्चंस में करते हैं, इफ और वेदर का। ये आप रूल याद कर लो कि अगर यस या नो में आंसर है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है। अब ये तो मुझे पता WH फैमिली से बना हुआ है, दैट मीन्स इसमें इफ या वेदर कुछ भी नहीं लगेगा, उसी WH फैमिली से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर मेरा वेदर लगा हुआ है, वो भी नहीं है, और इफ से स्टार्ट है उसके बाद ये भी नहीं है, तो मेरे को अपने आप ही करेक्ट आंसर आ गया। मैं इसलिए आपको कह रही थी कि रूल्स तो आने ही चाहिए। अभी देखो मैंने बहुत ज़्यादा रूल्स को अभी नहीं बताया है, सेंटेंस कैसे बनाना है, चेंज करना है। अभी तो सिर्फ छोटे छोटे 2 रूल्स बताए हैं, उससे भी हम MCQs में चेक कर सकते हैं, फटाफट अपना टाइम बचा सकते हैं। क्या बताया मैंने पहले, सबसे पहले मैंने ये बताया कि जो इंटेरोगेटिव्स होते हैं वो सैड से ना बन के आस्क से बनते हैं, तो एक तो क्रॉस हो गया। फिर मैंने क्या बताया आपको कि अगर WH फैमिली से क्वेश्चन बन रहा है तो इफ या वेदर का यूज उसमें नहीं होता आस्क के बाद, तो इफ या वेदर वाला ये भी कट गया, तो हमारा यही आंसर है। फिर भी दोबारा से समझा देती हूँ इसको चेंज कैसे करते हैं, थोड़ा सा और रूल्स बता देती हूँ, ताकि जरूरी नहीं है ना यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर आप बुक से तैयारी कर रहे हैं आप क्वेश्चन कितने रटोगे, लेकिन अगर आप समझ लोगे अच्छे से रूल्स तो आगे कोई और भी क्वेश्चन आएगा उसमें भी ऐसे आप जवाब दे पाओगे, तो काफी सारे क्वेश्चंस की तैयारी हो जाती है। तो क्या है, हु हैज टेकन माई बुक, हु हैज टेकन माई बुक, इसको चेंज करना है। क्रिश सैड का तो क्रिश आस्क्ड हो चुका है। अब क्रिश आस्क्ड, इफ या वेदर नहीं आना, हु की जगह हु से ही मैंने बताया था स्टार्ट होएगा हु। अब हैज हैव यानी कि प्रेजेंट में जो होता है उसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो भी मेरी अभी बात हो रही है, अगर आप किसी को बताओगे कि पूजा मैम ऐसे पढ़ा रही थी, मैं तो बोलूँगी पढ़ा रही हूँ, लेकिन बाद में आप जब वही बात रिपीट करोगे तो वो पास्ट बन चुका होता है। तो यानी कि आपका हैज का मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, हैड कर देना है कि हु हैड टेकन। अब माई बुक तो बोलूंगी नहीं, अब मैं माई बुक बोल रही हूँ, लेकिन क्रिश पूछ रहा है ये चीज, तो क्रिश
यहाँ पर कृष की जगह पे लड़का है, लड़का पूछ रहा है कि किसने मेरी बुक ली है, तो उसकी बुक किसने ली है, वो तो अपनी माई बुक बोलेगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हिज बुक। कि कृष पूछ रहा है कि उसकी बुक किसने ली थी, तो who took his book, who had taken his book। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छे से भी मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर डाउट जा रहा है क्यों, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा है। डिटेल में अगर आपने करनी है ये मतलब ग्रामर आपने करनी है, रिपोर्टेड स्पीच, ये एक्टिव पैसिव, तो मेरी ग्रामर की काफ़ी सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप उनमें जाके देख सकते हैं। और इसके ऊपर अलग से भी मैं नियर फ्यूचर में वीडियो लाने वाली हूँ जल्दी, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। और जो मैंने आपको तरीका बताया है, रूल्स थोड़े थोड़े भी याद रखोगे तो आपको एमसीक्यूज में तो बहुत ईजी हो जाता है टिक करना, और टाइम भी बचता है हमारा। आप अपने 6 क्वेश्चन में देख रहे हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई दे रखा है 4:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमें सॉल्व करना है, जो हमें दे रखा है पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी हमारे को कुछ दिया होता है उसी से ही आंसर निकलता है। तो हमें दे रखा है x प्लस वाई, ये इसका मतलब होता है अपॉन x माइनस वाई की रेशो दे रखी है 4/1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से, तो x प्लस वाई ही आ गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम होता है 1x, और 1/1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब 4 को करेंगे तो ध्यान रखना है कि पूरी ब्रैकेट हमारी मल्टीप्लाई होएगी, खाली फर्स्ट नंबर को कई लोग कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 4x माइनस 4y। अब जब इसको सॉल्व करने लगे हैं तो क्या आ जाता है हमारा, 4x में से एक x गया 3x, यहाँ पर 4x में से x क्या प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस 3x इज इक्वल टू, अब ये y में ये 4y यहाँ माइनस हो रहा है। जब भी इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाते हैं नंबर को, तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई उल्टा हो जाता है। तो क्योंकि हम x को वहाँ सेम वेरिएबल्स को लेके जाएंगे तो x के पास इसको लेके जाना है, तो 4x में ये x वहाँ जाके माइनस हो गया, तो 4x में से एक x गया 3x। ऐसे ही y में ये 4y यहाँ माइनस का वहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो वहाँ 5y आ जाएगा, y प्लस 4y। तो अगर हमें यहाँ पर x अपॉन y की रेशो निकालनी है, यानी कि अगर y में नीचे अपॉन में ले जाती हूँ, अगर y मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ मैं अपॉन में ले जाती हूँ, तो ऐसे ही 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन में आ जाएगा, यानी कि x/3 की मेरी वैल्यू निकल आई है 5/3 की वैल्यू निकल आई है मेरी x/3 की। तो अगर मुझे इनकी क्यूब लेनी है, मुझे x की भी क्यूब लेनी है, y की भी क्यूब लेनी है, तो मैं कैसे करने वाली हूँ, x क्यूब हो गया मेरा 5 की क्यूब यानी कि 125, और y की क्यूब मेरी क्या हो गई 3 3 9 9 3 27। अब मेरे पास x की क्यूब भी आ गई और y की क्यूब भी आ गई, ठीक है, क्योंकि अगर मैं x क्यूब y क्यूब करती हूँ क्यूब, तो यहाँ भी क्यूब हो जाएगी, तो 5 की क्यूब 125 और y की क्यूब यानी कि 3 की क्यूब 27। तो x क्यूब में y क्यूब प्लस करनी है, x क्यूब में y क्यूब माइनस करनी है, यानी कि 125 में मैंने 27 को प्लस भी कर दिया और 125 में 27 को माइनस भी कर दिया। अब जब मैं 125 में 27 को प्लस कर रही हूँ, 5 और 7 12 152। अब यहाँ इसमें से माइनस करेंगे, 1 में से 98। अब हम देख रहे हैं कि कट सकता है, इससे कट रहा है, हमारे पास क्या क्या रेशो दे रखी है 76 दे रखा है, हाँ, तो ये 2 से कट रहा है हमारा, 2 4 8, तो 76 रेशो 49 हमारी फिट। दोबारा एक बारी आपको समझा देती हूँ अच्छे से। मैंने क्या किया, मुझे रेशो दे रखी है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 4:1 है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप x प्लस वाई ऊपर लिया, नीचे x माइनस वाई 4:1 दे रखा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड कुछ होता है और राइट साइड कुछ होता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को इससे किया तो सेम आ जाएगा, जब 4 को इससे करना है तो पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 4x माइनस 4y। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि सिर्फ एक नंबर से आप कर दो, तो 4x माइनस 4y। अब मैंने क्या किया,
एक्स एक्स को अलग कर लिया, एक्स को वहाँ ले गई, माइनस हो गया, तो 4x में से एक एक्स क्या 3x, वाई को मैंने क्या करा, वाई में से 4y को प्लस कर दिया तो 5y। अब मेरे पास मुझे x अपॉन वाई चाहिए था मुझे, क्योंकि x की क्यूब भी चाहिए y की क्यूब भी, तो मैंने क्या किया x अपॉन वाई कर दिया, यहाँ पर 3 अपॉन में इधर आ गया, तो x की क्यूब और y की क्यूब दोनों की कर ली, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मुझे x की क्यूब प्लस y की क्यूब करनी थी, x की क्यूब माइनस y की क्यूब करनी थी, दोनों कर लिया और कट हो गया, मेरा ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ x इज इक्वल टू 24 एंड b इज इक्वल टू 7 देन रिंग की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपको ऐसे अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम ना क्या करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में तो होता है जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन होती है ना, और वही से आंसर मतलब निकलता है। तो कई बार ऐसा होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कैसे। या तो आप अल्फ़ाबेट्स की ना पोजीशन को लर्न कर लो, देखो अब क्या है, x है 24 नंबर पे, जैसे कि सबकी पोजीशन या तो आप लर्न कर लो या कहीं लिख लो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कईयों को तो बिल्कुल लर्न होती है अच्छे से, मैं समझाने के लिए आपको लिख के बता रही हूँ एक बार कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। और हमारे 26 लेटर्स होते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू 24 है, यानी कि x की पोजीशन 24 नंबर पे है, तो हमें पता है BE 7 है। अब आप सोचोगे BE की वैल्यू कैसे 7 आ गई, तो B की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 2 है और 7 कैसे आ गई, फिर E भी है, E की वैल्यू 5 है, तो यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ को ऑब्वियस है कि प्लस किया हुआ है तभी 7 आया होगा, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करा हुआ है तभी यहाँ पर 7 दिया होगा। तो इसी तरह से अगर रिंग की वैल्यू निकालनी है, मुझे इनका पैटर्न समझ में आ गया है कि इन्होंने पोजीशंस को ही लिया हुआ है, कि यानी कि ये ABCD की जो आपके लेटर हैं वो किस नंबरिंग पे आते हैं, किस पोजीशन में आते हैं, उसी को लिया हुआ है इन्होंने। अगर 2 लेटर्स हैं तो उनको प्लस किया हुआ है, तो मुझे मालूम कर मतलब पता चल चुका है। कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चंस में इनसे पहले वाला भी दे रखा होता है, कई बार बाद वाला नंबर होता है, तो वो देखना पड़ता है कि किस पैटर्न से ये काम कर रहा है क्वेश्चन। अब हमें रिंग का हमें पता है कि सीधा सीधा इनको ऐड करना है, तो R की कितनी वैल्यू है मेरे पास, R की वैल्यू क्या होती है 18 नंबर। फिर रिंग का I की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9, इसको प्लस कर लूँगी। फिर मेरे पास क्या है N की वैल्यू मेरे पास 14 है, और G की वैल्यू मेरे पास 7 है, 21 ये हो गया, प्लस 9 30 प्लस 18 मेरा हो गया 48 मेरा आंसर आ गया। मैंने इसको प्लस करके निकाल लिया और मैं टिक कर दूँगी। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन होते हैं, देखने में लगता है कि क्या है, कौन सी कोड लैंग्वेज है, तो ये कोड लैंग्वेज भी अगर आप ध्यान से समझ लो तो निकालने बहुत ईजी हो जाता है। बस इनकी मुझे पता चल गया था कि पोजीशन क्या है, उन्हीं को मैंने इन दोनों को ऐड करके निकला हुआ था, तो मैंने इनके भी क्या पोजीशन पे जो थे उनको ऐड कर लिया और मेरा आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, 8 क्वेश्चन। इन सर्टेन लैंग्वेज गो टू स्कूल is 1 to 5, study in school 1 4 6 and run to school 1 3 5। अब इसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है कि मेरा फर्स्ट है गो टू स्कूल। अगर मैं गो टू स्कूल कर रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोड क्या है 1 2 5 दे रखा है, और स्टडी इन स्कूल कर रही हूँ। समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन पेपर में आप जल्दी जल्दी कर लोगे क्योंकि आपको समझ आ जाएगा ना इजीली। तो इसका कोड हो जाता है 1 4 6 और रन टू स्कूल है 1 3 5। अब मुझे रन का निकालना है, तो इसमें से ही कोई कोड होगा। यहाँ पर देखिए आप 6 है 2 है 3 है 1 है, लेकिन रन वाले में 6 तो है ही नहीं, तो एक तो बिल्कुल ही क्रॉस है हमारा। बचा 2 भी नहीं है इसमें मेरा, रन वाले में तो 2 कोड है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो 3 और 1 में कंफ्यूजन जाती है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो ये स्कूल वाला कोड है वो तीनों में है, स्कूल वर्ड तीनों में है, और तीनों में क्या नंबर कॉमन है 1, यानी कि स्कूल के लिए तो 1 वाला हो गया डिसाइडेड। ठीक है, स्कूल के लिए 1 वाला हो गया, और मुझे पता है 2 नंबर ये भी दोनों में है,
इन दो में 2 है, तो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, जो इसमें भी और इसमें भी, 5 नंबर। यानी कि 5 नंबर किसके लिए हो गया, 2 के लिए। अगर 2 का पूछा जाए तो 5, क्योंकि इन दोनों में 2 आ रहा है और इन दोनों में 5 आ रहा है, दैट मीन्स 2 के लिए 5 हो गया साइन। और स्कूल तीनों में आ रहा है और तीनों में 1 भी आ रहा है, यानी कि स्कूल के लिए हो गया हमारा 1। अब मुझे स्कूल के लिए भी पता चल गया है 1 है, 2 के लिए भी पता चल गया 5 है, तो रन के लिए बच गया 3। तो मेरा 3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चंस को निकालते हैं। कोड वालों को क्या है, आप कोड को एक बार ही समझोगे टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जल्दी जल्दी करते जाओगे। जैसे कि जब भी कोई कोड आए आप उसको लिख के देख लो एक बार, या माइंड में देख लो कि क्या चीज़ कॉमन जा रही है। जैसे स्कूल कॉमन जा रहा है, तीनों में जा रहा है, तो तीनों में 1 भी है, यानी कि स्कूल के लिए 1 हो गया। अब 5 क्या है, 2 में 5 आ रहा है और 2 में 2 आ रहा है, उन्हीं 2 में, तो यानी कि 2 के लिए 5 हो गया। अब मेरे पास पता चल गया मेरे को रन टू स्कूल, ठीक है। तो रन के लिए कौन सा हो गया, 2 के लिए भी मालूम चल गया, रन के लिए भी मालूम चल गया, इसके लिए 5 है, इसके लिए 1 है, तो इसके लिए बच क्या जाता है 3। तो 3 ऑप्शन मैंने फटाक से टिक कर दिया। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप देख लीजिए आसानी से। अब 9th क्वेश्चन में हम देखेंगे चूज दी ऑड पेयर। हमें ये जो 4 पेयर दे रखे हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑड वन है। दैट मीन्स 3 पेयर तो एक जैसे जा रहे होंगे और जो 4th पेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे काव का काव दे रखे हैं, डॉग का बिच, लायन का कब और टॉर्टोइज का टर्टल। सबसे पहले तो आप देखो कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है। अब ये तो काव जो है वो काव की यंग वन है, यानी कि काव का यंग वन दे रखा है, उसका बच्चे को दे रखा है। और लॉयन का कब होता है। अब डॉग का बिच नहीं होता बच्चा, टॉर्टोइज का टर्टल, यानी कि टर्टल भी क्या, कई लोग तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, टॉर्टोइज और टर्टल में वो सोचते हैं एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं। टॉर्टोइज के यंग वन को टर्टल कहते हैं, यानी कि उसके बच्चे को जब छोटा है तो टॉर्टोइज और टर्टल, देन बाद में उसको टॉर्टोइज बुलाया जाता है। तो ये भी आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली है। तो क्या है, यानी कि इनका तो आपस में हो गया कि ये इसका यंग वन है, ये बड़ा बन के टॉर्टोइज हो गया। ऐसे ही लायन का कब हो गया और काल्फ का कब। लेकिन जो डॉग का बिच है उसमें क्या है, ये तो फीमेल दे रखा है, ये मेल दे रखा है, यानी कि ये डिफरेंट जा रहा है, ये इसमें यंग वन नहीं दे रखा, तो ये ऑड वन है, तो इसको हम टिक कर देंगे। तो बड़े ध्यान से देखना है। लोग क्या करते हैं, डॉग का बिच, ये तो सब सेम सेम जा रहे हैं, एक ही उसके हैं, लेकिन नहीं, ध्यान से देखना है कि सभी यंग वंस दे रखे हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर इसका डॉग का यंग वन नहीं है, ये इसका फीमेल है, ठीक है। तो हम इसको टिक कर देंगे, ये हमारा ऑड वन है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि कौन सा लेटर्स का ऐसा ग्रुप है जो डिफरेंट है। देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे। अब बी के बाद डी है, तो मुझे पता है बीच में सी मिसिंग है, आई के बाद के जा रहा है, अरे यहाँ पे जे मिसिंग है, एस टी मिसिंग है, पी के बाद क्यू एन, अरे नहीं ये उल्टा जा रहा है, एन के बाद अब मिसिंग तो इसमें भी ओ है, लेकिन मैंने क्या देखा है कि बी के बाद सी फिर डी आता है, आई के बाद जे फिर के आता है, एस के बाद टी फिर यू आता है, टी क्यू आर एस टी यू, लेकिन पी के बाद ओ नहीं आता, एन के बाद ओ आता है, यहाँ उल्टा दे रखा है, एम एन ओ पी, यहाँ से उल्टा जा रहा है, दैट मीन्स यही है जो सबसे डिफरेंट है, तो मैं इसको टिक कर दूंगी। तो मेरा ये वाला ऑप्शन है। अब बच्चे अगर जल्दी जल्दी करें, देखें कि एक ही मिसिंग है तो कंफ्यूज, लेकिन हमने पैटर्न को ध्यान से देखा कि पहले ही है बाद में ये, पहले ही है बाद में ये, तो लेकिन यहाँ जब देख रहे हैं कि पी के बाद में एन नहीं आता, एन के बाद में पी आता है, ये तो बिल्कुल उल्टा जा रहा है सभी, जबकि यू राइट फॉलो कर रहे हैं, ये लेकिन लेफ्ट फॉलो कर रहा है, तो यही है जो सबसे डिफरेंट है, तो इसके लिए हम इसको टिक कर देंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगा हो, मतलब मेरे क्वेश्चन समझाने का तरीका, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको कैसी लगी। और एक चीज़ और, जो कोड वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन क्वेश्चंस की मैं और भी आगे तैयारी कराऊंगी, तो कोड वाले क्वेश्चंस आपको कैसे लगे स्पेशली वो ज़रूर बताइएगा।